पहले है जनरल नॉलेज का। आज ये हमारा टॉपिक है, इसमें है सार्क। तो सार्क जो है वो एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स फॉर लैट। तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है प्रिपेयर करना है कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन जो है वो है जी उसका एब्रीवेशन ये है, और इसको उर्दू में कहते हैं जनूबी एशिया इलाक़ाई तावन की तंजीम। इसका एम है कि रीजनल कॉर्पोरेशन, उसके बाद इसकी लैंग्वेज है वो है जी इंग्लिश होगी। उसके बाद ये है कि इसमें जो ममालिक हैं वो कितने हैं, तो उसके हमें पता है कि 8 मेंबर्स हैं। ये हमने टोटल इसके मेंबर्स बता दिए, उनके नेम लिखे हुए हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। उसके बाद ये सारे कंट्री कोड्स हैं जो सेल फ़ोन के आगे लिखे होते हैं, सेल फ़ोन के नंबर्स होते हैं, उनके स्टार्टिंग पे ये कंट्री कोड्स लिखे होते हैं, ये सारे वो हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को याद करने वाली है ये भी कि कितने इसके मेंबर्स हैं उन सबको आपको पता हो। इसके अलावा और कोई कंट्री का नाम लिखा आ जाए 4 ऑप्शन में तो आपको वो इस तरह से पूछ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का नाम लिखा होगा, अफ़गानिस्तान का, बांग्लादेश, भूटान और एक 4 पे होगा अमेरिका। वो कहेगा कि इनमें से बताओ कि कौन सा मेंबर नहीं है इसका सार्क का। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो है जी अमेरिका वो इसका मेंबर नहीं है। अमेरिका का कहीं पे नाम नज़र आ रहा है, नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब है इसका मेंबर नहीं है। उसके बाद ये करेंसी है, इन ममालिक की जो करेंसी है वो ये है AFN। ये उनके नोट्स पे लिखी होती है, अफ़गानी कहते हैं उससे जो करेंसी वहाँ पे यूज़ होती है। उसके बाद बांग्लादेश में टका है, इंडिया में फिर रुपीज़ है, फिर रुपया है, फिर रुपी, इस तरह से ये सारे आपको पता होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान में RS लिखा होता है। फिर उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये बहुत बार लैट के पेपर में जो है ना रिपीट हुआ है कि सार्क जो है वो कब बनी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1985 में जो है वो सार्क बनी थी। ये भी बड़ी बार जो है ना क्वेश्चन आया है पेपर में। उसके बाद है जी इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आपने कहना इसका हेड क्वार्टर है नेपाल में। फिर अब हमारा जो है ना नेक्स्ट पोर्शन है, अब इतना जो था ना ये सार्क के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने लिखी हैं। अब आगे है हमारा जी ये NATO, NATO, ये किसके लिए स्टैंड है, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये 8 ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें 8 मेंबर्स हैं सार्क में। इसी तरह से नेटो में जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 30 मेंबर्स ऐड हैं। कितने मेंबर्स ऐड हैं? 30। तो वो कौन कौन से हैं ये मैंने सारे उनके नेम भी लिखे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लें। अल्बाइना, बिजम, बुल्गारिया, ये कनाडा, ये सारे मैंने जो है ना इनके नाम लिखे हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये जो है ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नज़र से गुजर जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और इसका जो है एम क्या है, इसका एम है मैनेजिंग क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड। मतलब जो कि दुनिया में तनाज़ात हो रही हैं ना कंट्रीज़ के दरमियान में, वो इसने सॉल्व करवाने हैं। इसके अलावा जो फाइटिंग टेररिज्म है उसके अगेंस्ट, मतलब इसने फ़ाइट करनी है टेररिज्म के अगेंस्ट, काम है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बनी थी? 1949 में। सार्क बनी थी 1985 में, और ये कब बनी है? 1984 में। ये 2 आपके MCQs हैं ये। और इसके ये भी आपका MCQs है कि इसके मेंबर्स कितने हैं? 30। और इसके मेंबर्स कितने हैं? 8। इसका एम क्या है? रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। ये MCQs हैं, लेकिन ये थ्योरी के फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये भी आपके MCQs हैं ये सारी, ये मैंने इसलिए इकट्ठे लिख दिए हैं ताकि ईजिली याद हो जाए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये थोड़ा सा ना मैंने सी के बारे में भी लिखा हुआ है, ये भी आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि सबसे छोटा सी कौन सा है? बेल्टिक सी। और सबसे लार्जेस्ट सी कौन सा था? ये बच्चे मुझे कमेंट करके ना अभी इधर मैसेज पे ये बताएं मुझे कि सबसे लार्जेस्ट सी कौन सा है। उसके बाद येलो सी है। स्वेज कनाल के बारे में मैंने बताना था आपको कि स्वेज कनाल जो है ना ये 2 जो रिवर सी है ना उनको मिलाती है, मेडिटेरियन सी को और रेड सी को। इसलिए और कहाँ इसको इसलिए जो है ना स्वेज कनाल इन दोनों को आपस में मिलाती है। ये बाद में बनाई गई थी, खुद से बनाई गई है, ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट NCOC है, ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप याद कर लो कि ये एब्रीवेशन किसका है? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। ये अब नेक्स्ट क्लास में जब जनरल नॉलेज की क्लास होगी तब इसको पढ़ेंगे।
अच्छा, उसके बाद अफ़गानिस्तान आपको मैंने बताना था। अफ़गानिस्तान के आपको किस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो अफ़गानिस्तान के जो ये एमसीक्यूज़ बन सकता है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ एशिया में सिचुएटेड है, मतलब जो एशिया सब कॉन्टिनेंट है ना वहाँ पे है ये, साउथ एशिया में सिचुएटेड है। ये आपका एक एमसीक्यूज़ हो गया। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि अफ़गानिस्तान का जो पूरा नेम है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफ़िशियल नेम है अफ़गानिस्तान का वो है इस्लामिक अमारेट ऑफ अफ़गानिस्तान, मतलब ये इस्लामिक मुल्क है, यहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया है उसी तरह से अफ़गानिस्तान, लेकिन सऊदी अरेबिया का जो मकाम है वो ज़्यादा है, वो क्योंकि हमारे लिए मुक़द्दस है वहाँ पे खाना काबा की वजह से। तो यह अफ़गानिस्तान भी, ये भी ना इस्लामिक मुल्क है जैसे पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान की तरह से समझ लें। ओके, नेक्स्ट है कि इसके ना ईस्ट और साउथ में क्या है, पाकिस्तान है। वेस्ट में क्या है, अफ़गानिस्तान के ईरान। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि अफ़गानिस्तान के वेस्ट में कौन सी कंट्री है, तो आप बताओगे ईरान। अगर आपको एमसीक्यूज़ आ जाए कि ईस्ट और साउथ में कौन सी कंट्री है अफ़गानिस्तान के, तो वह है जी पाकिस्तान। नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, एक है जी तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान। अब इनको भी हम जो है ना डिस्कस करेंगे। ये 7 ममालिक हैं, पहले ये इकट्ठे होते थे फिर बाद में अलग-अलग ये ममालिक बन गए हैं। तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है चाइना इस पहले हमने देखा कि ईस्ट और साउथ में कौन से है, अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान, वेस्ट में है अफ़गानिस्तान के ईरान, नॉर्थ में है जी तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फिर नॉर्थ ईस्ट में है चाइना। ये इसका हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम कि ये लैंडलॉक कंट्री है। तो लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है, वो कंट्री जिसके साइड पे सारे जो कंट्रीज और होती हैं, मतलब लैंड ही होता है, साइड पे ज़मीन होती है, कोई समुंदर नहीं होता। तो समुंदर के लिए इसने क्या करना होता है, दूसरे ममालिक पे इन्हिसार करना होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 2-3 ममालिक के आपको नाम दिए हो, अमेरिका दिया हो, पाकिस्तान दिया हो, इंडिया दिया हो, अफ़गानिस्तान दिया हो, और कहा कि इनमें से लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो फिर आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर टिक करके आना है। ये मैंने इसका टोटल एरिया लिख लिया है अफ़गानिस्तान का, ये है। पॉपुलेशन इतनी है इसकी 42.2 मिलियन। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है। इसका कैपिटल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने कहना है काबुल इसका जो है वो कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद तुर्की है। तुर्की की हम हाँ तुर्की की अब बात कर लेते हैं। तो तुर्की में क्या है जी, तुर्की में पहले आप देखें कि तुर्की जो है उसका कैपिटल है अंकारा, ठीक है। इसका कैपिटल था काबुल और इसका कैपिटल है अंकारा। और इसके ना नॉर्थ में क्या है, ब्लैक सी। अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में क्या था, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना। और इसके क्या है जी, नॉर्थ में ब्लैक सी। नॉर्थ ईस्ट में है जॉर्जिया, ईस्ट में है अज़रबैजान, ईरान, इमार और इसके बाद है जी आगे, ये कहाँ पे वाक़या है, एनातोलिया इन वेस्टर्न एशिया, ये वेस्टर्न एशिया में है। अफ़गानिस्तान था साउथ एशिया में और ये है जी वेस्टर्न एशिया में। इराक़ है जी इसके साउथ ईस्ट में। इस तरह से आपने जो है ना इसको याद कर लेना है। ये 2 ममालिक आपके हो गए। पहले हमने जो है 2 पढ़े, एसोसिएशन पढ़ी जो जो है इंटरनेशनल लेवल पे हैं। उसके बाद हमने 2 जो है ममालिक को डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं 4th पे, हमने करना था चाइना को डिस्कस, ये हम कल पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम चाइना के ना कुछ पाकिस्तान के जो साथ रिलेशन है वो भी देखेंगे और इसके बाद ये देखेंगे कि चाइना किस वजह से पॉपुलर है। और ये आपके एग्ज़ाम में जो है बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रशिया जो थी वो रकबे के लिहाज से बड़ी है और चाइना जो है वो किस लिहाज से बड़ी है, पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से। और सबसे पहले चाइना ने पेपर करेंसी यूज़ की। ये बड़ी बार ना लैट के पेपर में एमसीक्यूज़ आया है कि कौन सी कंट्री है जिसने पेपर करेंसी को जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया, तो वो चाइना है। उसके बाद है ग्वाडर पोर्ट जो है ना मकरान कोस्टल पे, तो ये जो है ना ये हाईवे किसने बनाया था, कोस्टल हाईवे बलूचिस्तान में है। तो ये किसके साथ पाकिस्तान का रिलेशन है, चाइना का, तो फिर इसने ग्वाडर पोर्ट बनाई है। उसके बाद है लार्जेस्ट कार्बन मार्केट, ठीक है। तो ये यहाँ चाइना में है, चाइना के साथ पाकिस्तान ने रिलेशन करके तो ये लार्जेस्ट कार्बन मार्केट बनाई है।
उसके बाद कराकोरम हाईवे है। कराकोरम हाईवे क्या है कि ये चाइना और पाकिस्तान को आपस में अटैच करती है, एक दूसरे के साथ लिंक बनाती है। उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, मतलब टी जो है सबसे ज़्यादा मिकदार कहाँ पे होती है, चाइना में होती है। ये चाइना के कुछ फैक्ट्स थे। इसके अलावा भी मैंने और भी चाइना के फैक्ट्स लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको शो करवाती हूँ। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, ये देखिए, ये आपके सामने जो है ना पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है ना, उसके मैंने थोड़ा सा स्केच बनाया है। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा है, ये एक ना मैंने टेबल सा बनाया है, ये चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर जो है ना ये सारा मैंने इधर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है जो पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन है, उसे साइनो पाकिस्तानी रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये देख लें। तो आपने भी जो है ना अगर MCQs आ जाएगा ना कि पाकिस्तान और जो चाइना का रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, तो आपने इस पर टिक कर देना है। उसके बाद एम्बेसी हैं। अब इन दोनों कंट्रीज़ की एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए कुछ एम्बेसडर्स भेजते हैं। एम्बेसडर्स होते हैं देखें, जैसे पाकिस्तान का कोई बंदा जाके चाइना में नौकरी कर रहा है, तो वो पाकिस्तान के साथ जो है ताल्लुकात हैं या पाकिस्तानियों को दूसरे ममालिक चाइना में भेजना है, तो वो उसके काम होगा एम्बेसडर का, मतलब वो अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे चाइना में। इसी तरह चाइना का कोई आदमी पाकिस्तान में आके काम करे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, तो वो यहाँ जो है ना चाइना का रिप्रेजेंट होगा, चाइना का एम्बेसडर होगा। अब जो एम्बेसी हैं ये उनकी कंपनी होती हैं, जो कि कंपनियां पाकिस्तान की होती है, लेकिन यहाँ पे आके ये लोग जो है ना वो काम करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वो है जी ये इस्लामाबाद में एम्बेसी है चाइना की, और उसका जो एम्बेसडर है वो नोंगरोंग है। इसके बाद बीजिंग में एम्बेसी है पाकिस्तान की, और वो जो है उसका जो एम्बेसडर है वो मोनी हक है। उसके बाद आगे है जी, इनके जब डिप्लोमेटिक रिलेशन कब स्टार्ट हुए थे, तो वो स्टार्ट हुए थे 1950 में। ये सन आप लोगों ने याद रखनी है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जब डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए थे वो कब हुए थे, 1950 में। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कब इनमें स्टार्ट हुए थे, इकोनॉमिक के रिलेटेड कब इनमें ताल्लुका जो है वो स्टार्ट हुए थे, वो 1979 में हुए थे। फिर उसके बाद आर्मी सप्लायर, मतलब कि जो चाइना है ना वो सबसे बड़ा आर्मी सप्लायर है, मतलब वो पाकिस्तान की मदद करता है। ठीक है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है 1966 में जो है प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक जो है ना उन्होंने विज़िट की चाइना की। अब आपसे ये MCQ पूछा जा सकता है कि व्हेन डिड ज़ियाउल हक विज़िट चाइना, तो आपने बताना है 1966 में जो है 1986 में जो है उसने प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने विज़िट की थी चाइना की। ये बस आपने बताना है यहाँ पे, ये आपने याद रखना है MCQs। उसके बाद है चाइना का टोटल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये ऑफिशियल नेम है चाइना का। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में ये भी सिचुएटेड हो गया। और इसके बाद जो है था हमारा एक और मुल्क था जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, वो भी ईस्ट एशिया में था। तो ये जो है ना ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है। उसके बाद तुर्की थी, वो वेस्टर्न एशिया में है। और साउथ एशिया में जो है वो अफ़गानिस्तान था। और चाइना जो है वो है ईस्ट एशिया में। पॉपुलेशन इसकी जो है वो 1.4 बिलियन है। उसके बाद 23 प्रोविंसेस हैं। उसके बाद इसके कैपिटल है वो बीजिंग है। उसके बाद लार्जेस्ट इसकी कंट्री कौन सी है, ठीक है, तो लार्जेस्ट की कंट्री है शांगी। और कैपिटल इसका आपने याद रखना है, ये भी आपको जो है MCQs आ सकता है। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कि कैपिटल ऑफ चाइना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बीजिंग है। उसके बाद इसके साइड पे जो है ना वो येलो रिवर है। ठीक है, तो येलो रिवर जो है वो इसके नॉर्थ चाइना प्लेन है, नॉर्थ साइड पे जो है ना वो येलो रिवर है। या आप कह सकते हैं कि येलो रिवर के जो है ना वो नॉर्थन साइड पे चाइना है। अब इसके अलावा बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि चाइना का जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो चाइना जो है वो कब बना, चाइना जो है वो 1 अक्टूबर 1949 में जो है वो चाइना बना था। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि चाइना कब बना, वो अक्टूबर 1 1949 में बना है।
फिर से मैं चाइना को रिपीट कर देती हूँ कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसका ऑफिशियल नेम है और ये ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है। ये बना कब था कि 1 अक्टूबर 1949। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि चाइना ने सबसे पहले पाकिस्तान को जो है वो तस्लीम किया था। ठीक है, चाइना ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। उसके बाद ये पॉपुलेशन है इसकी कि वो 1.4 बिलियन है। 23 इसके प्रोविंसेस हैं, मतलब कि पाकिस्तान के 4 हैं तो चाइना के कितने हैं 23। और इसका कैपिटल क्या है, बीजिंग है। उसके बाद लार्जेस्ट सिटी है जी इसकी वो शांगी है और येलो रिवर जो है वो इसके नॉर्थ चाइना प्लान पे। ठीक है, और ये आप लोगों ने बस याद रखना है इसमें चाइना में। अब इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में भी बताना है। ठीक है, पाकिस्तान की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी तो वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये भी आप याद रखें, ये भी ना बहुत बार पास पेपर में आया हुआ है कि टेलीफोन इन्वेंटेड बाय, कब टेलीफोन इन्वेंशन हुआ था, किसने किया था इन्वेंटेड, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम है। तो ये सबको पता होगा। सबवे किसे कहते हैं, अंडरग्राउंड जो पास होते हैं उसको, पैसेज जो होते हैं ना उनको हम कहते हैं सबवे। तो ये सबवे सर्वे गेम भी है, उसको आप देखोगे तो आपको जो है समझ आ जाएगी सारी। अच्छा, अब आपके साथ ना पाकिस्तान की भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, वो भी मैंने लिखी हुई है, वो भी शेयर करती हूँ। ये लिखी हुई है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान के जो रेडियो स्टेशन है ना वो कहाँ पे बना था सबसे पहला रेडियो स्टेशन, तो वो लाहौर में था। ये भी MCQs आ सकता है आपको पेपर में। अर्बन डिवीजन ऑफ पंजाब जो है जी लाहौर है। उसके बाद है बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान, एक्सपोर्ट के जो सबसे बड़े मतलब पाकिस्तान का ज़रिया है पाकिस्तान का, वो कौन सा है, USA है। उसके बाद है अब्दुल लतीफ़ भट्टी, फेमस पोइट। ये कहाँ के हैं, मतलब किस सूबे से बिलोंग करते हैं, तो सिंध से। ये सिंधी लैंग्वेज में इनकी ना सारी पोइट्स मतलब होती थी, पोइट्री जो भी है तो वो सिंधी लैंग्वेज में होती है। उसके बाद है फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कहाँ पे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का, तो वो कराची में हुआ। तो जो डेजर्ट है पाकिस्तान का वो है जी थर्ड सबसे बड़ा। अच्छा, इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन थी पाकिस्तान के बारे में, वो भी मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ। तो अगले लेक्चर में हम ऐसे करेंगे कि जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं ना सारे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस वजह से फेमस है, उनमें कौन सी खेलें खेली जाती हैं और उनमें क्या क्या मतलब उनके कल्चर है और उनकी आबादी कितनी कितनी है। तो ये मैंने लिखा है पहले कि हैबर पास जो है पाकिस्तान का, जो KPK का पास है, वो किन ममालिक को आपस में जो है वो अटैच करता है, तो वो जी पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ करता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक कौन है जी, शमशाद अख्तर उनका नाम है। उसके बाद डिफेंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, वैसे थोड़ी देर तक मैं बता दूंगी लेकिन आप लोगों ने जो है इसको मुझे बताना है मैसेज करके अभी कमेंट में। उसके बाद ये टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी है पाकिस्तान की, ये भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। उसके बाद है कि ह्यूमन राइट्स का मतलब पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, हर एक कंट्री के होते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स हैं ना उसमें खुतबा हिज्जतुल विदा में बताए गए हैं, तो ये सब मुसलमानों को पता है। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हुए हैं, आर्टिकल 8 से लेके 28 तक जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में फ़र्क क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना ये पूरी दुनिया के नेचुरल राइट होते हैं, जैसे हमारे इस्लाम ने हमें दिए हुए हैं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में बताया था हमें। इसी तरह से जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये हर एक एक जो है ना तकरीबन हर मुल्क के सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ ममालिक के क्या होते हैं कि कुछ 2-3 चीज़ों का फ़र्क होता है, बाकी जो है ना सेम ही होते हैं सबके। तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने सालों के बाद बना, ये आपने लिखना है। आज़ादी के जो है 9 साल बाद पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, इस तरह के, राइट टू फैमिली। हाँ जी, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 9 साल बाद बना था आज़ादी के। काशफुल मौजिब जो है हज़रत दाता गंज बख्श का लक़ब है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
न्यूक्लियर टेस्ट जो है एटमी धमाके पाकिस्तान ने कब किए थे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 28 मई 1998 को किए थे चागी हिल्स में, ठीक है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एटमी धमाके किए थे, कितने किए थे ये अब आप लोगों ने बताना है मुझे। पाकिस्तान में हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, तुर्बत है। सियाचिन ग्लेशियर की जो है वो हाइट कितनी है, वो है जी 76 किलोमीटर, ये यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद था स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल्स हैं ये उनके नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वर्ल्ड गेम्स जो है सबसे पहले हुई थी वो 1981 में हुई थी। फर्स्ट जो वर्ल्ड ओलंपिक इवेंट्स था वो 1981 में हुआ था। अब आ रहा है बच्चों नज़र। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड स्पोर्ट फेस्टिवल नेम्स। वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल नेम्स हैं वो मैंने नेम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो ओलंपिक गेम्स हुआ था वो 1981 में हुआ था। उसके बाद ना ये जो लिखा हुआ है ना मैंने, ये हो सकता है आपसे पूछ लिया और ना भी पूछे, लेकिन ये जो अब होना है ना वर्ल्ड का ओलंपिक गेम, ये वो लिखा है मैंने कि थर्सडे 7 जुलाई और संडे 17 जुलाई तक होगा। ये मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा है। तो ये अब कब होता है, हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। मैराथन जो रेस होती है वगैरह और ये जो ओलंपिक्स गेम्स होती हैं वो कब होती हैं, हर 4 साल बाद होती हैं। फर्स्ट इवेंट वो मैंने बता दिया आपको कि 1981 में हुआ था। इसमें कितनी गेम्स होती हैं, 25 to 30 गेम्स होती हैं। मतलब इसमें क्रिकेट हो गया, इसमें हॉकी और बैडमिंटन, इस तरह की ना डिफरेंट, स्विमिंग होगी, रेसिंग होगी। तो इस तरह की डिफरेंट जो गेम्स हैं ना वो 25 या 30 गेम्स होती हैं। हर 4 साल बाद ये होता है और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के जो होते हैं ना लोग, उन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है। अच्छा, अब ये जो है ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये है जी JISF, जर्नल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। अब आपको जो है MCQs आ सकता है कि JAISF स्टैंड फॉर, तो आपने लिखना है जर्नल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। तो ये इसका बनेगा। ये ब्लर है बच्चों, ये थोड़ी देर तक जो है ठीक हो जाएगी। उसके बाद है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन, तो ये स्टैंड है जी IWGA, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन ने जो औरतें हैं उन्होंने कब ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किया। तो जो वुमेन्स है ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1900 में, फर्स्ट टाइम जो है किया था। ये पहली वुमेन खतून का मैंने नाम लिखा है, चार्लेटो कॉपर ये उनका नाम है। वो पहली खतून थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स गेम में। उसके बाद पाकिस्तानी स्पोर्ट्स इवेंट्स आ गई। इतनी जो है वो वर्ड्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। अब आपको मैं पाकिस्तानी स्पोर्ट इवेंट्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन बताने लगी हूँ। तो पाकिस्तान में सब जो कौमी खेल है वो तो हॉकी है, लेकिन यहाँ पे फेमस क्या है, क्रिकेट है। क्रिकेट ही सबको पसंद है और सबसे ज़्यादा ना यही खेला जाता है पाकिस्तान में। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट है वो कब होता है, 14 अगस्त को। मतलब हर 14 अगस्त को ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे हमने पढ़ लिए हैं। तो अब पाकिस्तान में जो हो रहे हैं वो हमने पढ़ने हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, हालांकि हमारा जो कौमी खेल है वो है हॉकी। ट्रेडिशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 14 अगस्त को। और ये किसने डिक्लेयर किया था, लाहौर में जो हमारी ये पाक काउंसिल ऑफ ट्रेडिशन स्पोर्ट एंड गेम्स है, उन्होंने कहा था कि ये डे जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। अब पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स है वो मैंने लिखी हुई हैं कुछ, कि 2009 में ICC वर्ल्ड 2020 जो है पाकिस्तान ने अचीव किया था। फिर उसके बाद जो है 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो वो भी पाकिस्तान ने जो है वोन किया है। उसके बाद 2007 में है, तो वो ICC वर्ल्ड 20 ये जो है उन्होंने ये भी किया था। अच्छा, उसके बाद ना ये कुछ